हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ मयंक, माई सेल्फ शांति। फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 8 जो कि था जीव जनन कैसे करते हैं, इसका एक वीडियो हमने कल कंप्लीट किया था। आज हम दूसरा वीडियो शुरू करने जा रहे हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है 8.3 लैंगिक जनन। फ्रेंड्स, हम जनन की इस विधि को जानते हैं जिसमें नई संतति उत्पन्न करने के लिए दो एकल जीवों की भागीदारी होती है ना। न तो एक अकेला बैल संतान या बछड़ा पैदा कर सकता है और न ही एक मुर्गी अकेले नए चूजे उत्पन्न कर सकती है। ऐसे जीवों में नए संतान उत्पन्न करने के लिए नर और मादा दोनों लिंगों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इस लैंगिक जनन की सार्थकता क्या है, चलिए आगे जानते हैं। ओके, 8.3 का 1 लैंगिक जनन प्रणाली क्यों। तो कहने का मतलब ये है कि अकेला है ना, कोई भी जीव जैसे कि अकेले जो कोशिका है उससे दो संतति कोशिकाओं के बनने में डीएनए की प्रतिकृति बनना और कोशिकीय संगठन दोनों ही आवश्यक है। जैसा कि हम जान चुके हैं कि डीएनए प्रतिकृति की तकनीक पूरी तरह यथार्थ नहीं है ना। मतलब उसकी जो परिणामी त्रुटियां और जीव की समष्टि में विभिन्नता का स्रोत है ना। डीएनए में ही फेरबदल होता है जो कि विभिन्नता का कारण है। जीवों की जो प्रत्येक वृष्टि है, वृष्टि मतलब कोई भी जीव है ना, तो उसमें विभिन्नताओं के द्वारा संरक्षित नहीं हो सकती, पर स्पीसीज की समष्टि में पाई जाने वाली विभिन्नता उस स्पीसीज के अस्तित्व को बनाए रखने में सहायक है। ठीक है, इसीलिए जीवों में जनन की कोई ऐसी विधि अधिक सार्थक होगी जिसमें अधिक विभिन्नता जो है वो उत्पन्न हो सके। ठीक है, तो फिर भी डीएनए प्रतिकृति की प्रणाली पूरी तरह से यथार्थ नहीं है। वो इतनी परिशुद्ध अवस्था है जिसमें विभिन्नता बहुत धीमी गति से उत्पन्न होता है। यदि डीएनए प्रतिकृति की क्रियाविधि कम परिशुद्ध होती तो बनने वाली डीएनए प्रतिकृतियां कोशिकीय संरचना के साथ सामंजस्य नहीं रख पाती। क्यों? और इसी के परिणाम स्वरूप कोशिका की मृत्यु हो जाती। ठीक है, अब परिवर्तन उत्पन्न करने के प्रक्रम को किस प्रकार गति दी जा सकती है। तो प्रत्येक डीएनए प्रतिकृति में नई विभिन्नता के साथ साथ जो पुरानी पीढ़ियां होती है, पूर्व की पीढ़ियां होती है, उनमें से जो विभिन्नताएं होती हैं वो इकट्ठे होती रहती है, संग्रहित होती रहती हैं। और इसी के कारण समष्टि में दो जीवों में संग्रहित विभिन्नताओं के पैटर्न भी काफ़ी अलग अलग होंगे, क्योंकि ये सभी विभिन्नताएं जीवित व्यष्टि में पाई जा रही हैं। इसीलिए ये सुनिश्चित है कि ये जो विभिन्नताएं हैं वो हानिकारक नहीं है। क्यों? क्योंकि दो या अधिक जो एकल जीव हैं उनकी विभिन्नताओं के संयोजन से विभिन्नताओं के नए संयोजन उत्पन्न होंगे। जैसे कि आप अपने घर के ही किसी का एग्जाम्पल ले सकते हैं। हमारे दादी दादा जैसे होते हैं तो उनमें से कुछ न कुछ गुण जरूर हमारे में आते हैं। ठीक है, जो गुण मम्मी में है, पापा में है या फिर हमारे नाना नानी में है, तो वो कौन है? हमारे परिवार के ही हैं और उनसे हमको कुछ न कुछ गुण अवश्य मिलता है और वही हमारे विभिन्नता का एक दूसरे से अलग होने का कारण है। क्योंकि इस प्रकार के प्रक्रम में दो अलग अलग जीव भाग लेते हैं और प्रत्येक संयोजन अपने आप में अनोखा होता है। ठीक है, तो लैंगिक जनन में दो अलग अलग जीवों से प्राप्त डीएनए को समाहित किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लैंगिक जनन में दो भिन्न जीव भाग लेते हैं, अतः प्रत्येक संयोजन में भिन्न जीवों से प्राप्त डीएनए को समाहित किया जाता है। जो मैंने कहा भी, लैंगिक जनन द्वारा अधिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं 8.3 का 2। फ्रेंड्स, इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। इसमें एक और समस्या पैदा हो सकती है। यदि संतान जो है वो पीढ़ी में जनक जीवों के डीएनए का युग्मन अगर उनमें होता रहे तो प्रत्येक पीढ़ी में डीएनए की मात्रा पहली वाली पीढ़ी की अपेक्षा दुगनी होती जाएगी, है ना। तो इसे डीएनए के द्वारा जो कोशिका संगठन है उस पर नियंत्रण
नहीं रह पाएगा। और इसी के अलावा यदि हर पीढ़ी में डीएनए की मात्रा दुगनी होती गई तो कुछ समय बाद इस धरती पर केवल डीएनए ही डीएनए मिलेंगे और किसी जो दूसरी और कोई वस्तु के लिए कोई स्थान ही नहीं बचेगा। तो इस समस्या के समाधान के लिए हम इस प्रकार से सोच सकते हैं कि मान लो हम पहले ही जान चुके हैं कि जैसे जैसे जीवों की जटिलता बढ़ती जाती है वैसे वैसे उत्तकों की विशिष्टता भी बढ़ती जाती है ना। तो मैंने जो समस्या बताया कि धरती पर केवल डीएनए ही डीएनए रह जाएंगे, तो ये जो समस्या है ना, तो उसका समाधान जीवों ने इस प्रकार खोजा जिसमें जो जीव है ना, उसके अंगों में कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाओं की परत होती है जिसमें जीवों की कायिक कोशिका की अपेक्षा गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है, किनमें, जनन कोशिकाओं में, ठीक है। और डीएनए की मात्रा भी इसमें आधी होती है। और यही कारण है कि जो दो अलग अलग जीवों की यह युग्मक कोशिकाएं लैंगिक जनन में युग्मन के द्वारा मतलब एक होकर युग्मनज या जायगोट बनाती हैं और फिर जो संतति है उसमें गुणसूत्रों की संख्या और डीएनए की मात्रा जो है वो फिर से व्यवस्थित हो जाती है, ठीक है। तो यदि ये जो युग्मनज है वो वृद्धि और परिवर्धन के द्वारा नए जीव में विकसित होता है तो इसमें ऊर्जा का भंडार भी पर्याप्त होना चाहिए, है ना, उसको ऊर्जा भी पर्याप्त मिलनी चाहिए। और जो इसकी संरचना है ना, सरल संरचना वाले जो जीव हैं उसमें प्राय 2 जनन कोशिकाओं की आकृति मतलब युग्मकों की आकृति और आकार में विशेष अंतर नहीं होता और वे एक जैसे ही भी हो सकते हैं। पर जैसे जैसे शारीरिक डिजाइन अधिक जटिल होता जाता है जनन कोशिकाएं भी विशिष्ट होती जाती हैं। एक जनन कोशिका अपेक्षाकृत बड़ी होती है और उसमें भोजन का पर्याप्त भंडार भी होता है, जबकि दूसरी कोशिका जो है अपेक्षाकृत छोटी होती है और गतिशील होती है, ठीक है। तो गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक और जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे मादा युग्मक कहते हैं, ठीक है। मतलब हमने एग और स्पर्म की संरचना के बारे में पढ़ा था। तो जो गतिशील होता है मतलब स्पर्म है ना, तो वो गतिशील होता है और मादा युग्मक जिसमें यौग इकट्ठा होता है, भोजन या खाद्य पदार्थ इकट्ठे होते हैं, वो क्या कहलाता है, मादा युग्मक कहलाता है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे के पार्ट्स में हम देखेंगे कि ये दोनों युग्मकों के सृजन की जो आवश्यकता क्यों है, मतलब नर और मादा जीवों की ज़रूरत क्यों है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं 8.3 का 2 पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। फ्रेंड्स ये आप देख रहे हो एक पुष्प का अनुदैर्य काट है, इसके बारे में हम पिछले क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। ये वर्तिकाग्र है, परागकोश, तंतु दल या पंखुड़ी, ये क्या है, अंडाशय है, ये बाह्य दल है और ये वर्तिका है। फ्रेंड्स वर्तिकाग्र और अंडाशय मिलकर स्त्री केसर का निर्माण करते हैं, ठीक है। परागकोश और तंतु मिलकर पुंकेसर का निर्माण करते हैं, ठीक, ओके। और यही क्या है, पुष्प में लैंगिक अंग है पुष्प के, ठीक है, जिनके द्वारा जनन होता है। चलिए देखते हैं आवृत बीज में जनन अंग पुष्प में उपस्थित होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं फ्रेंड्स, आप पुष्प के अलग अलग भागों के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, जो मैंने अभी चित्र में भी आपको दिखाया कि बाह्य दल, पुंकेसर, स्त्री केसर। फ्रेंड्स पुंकेसर और स्त्री केसर पुष्प के जनन भाग है, इसमें जनन कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। पंखुड़ी के बाह्य दल के क्या कार्य हो सकते हैं पता है आपको, ये कीटों को परागण के लिए आकर्षित करते हैं ना, इसीलिए ये रंगीन होते हैं। तो फ्रेंड्स जब पुष्प में पुंकेसर या स्त्री केसर में से कोई एक जननांग उपस्थित होता है, ठीक है, ये क्या है, स्त्री केसर और ये पुंकेसर, तो इसमें से एक जननांग उपस्थित होता है तो उसको क्या कहते हैं, उस पुष्प को एक लिंगी पुष्प कहते हैं, जैसे कि पपीता और तरबूज। और जब पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं तो उन्हें उभयलिंगी पुष्प कहते हैं, जैसे कि गुड़हल या सरसों, ठीक है फ्रेंड्स। तो पुंकेसर नर जननांग है और जो कि परागकण बनाते हैं। परागकण सामान्यतः पीले रंग के होते हैं और आपने देखा होगा कि जब आप किसी फूल को
मतलब छूते हो, उसके पुंकेसर को छूते हो, या तब हाथ में एक पीला पाउडर लग जाता है। तो यही क्या है, यही परागकण है। और स्त्री केसर पुष्प के केंद्र में स्थित होता है और यह पुष्प का मादा जननांग है। ये तीन भागों से मिलता है। इसका निचला भाग क्या है, ये आधार वाला भाग अंडाशय कहलाता है, ठीक है। बीच वाला भाग जो लंबा होता है वो वर्तिका है और ये ऊपर का भाग वर्तिकाग्र है, तो जो कि चिपचिपा होता है, ठीक है। अंडाशय में बीजांड होते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हो बीज की जैसे संरचना, और प्रत्येक जो बीजांड है उसमें एक अंड कोशिका होती है, ठीक है। परागकण के द्वारा उत्पादित नर युग्मक, इसके द्वारा उत्पादित नर युग्मक अंडाशय की कोशिका मतलब मादा युग्मक से संयलित हो जाता है। मैं चित्र से दिखा रही हूँ आपको, ये वाले चित्र से। यहाँ पर आप वर्तिकाग्र पर परागकणों का अंकुरण देख सकते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि ये जो परागकण हैं वो क्या उत्पादित करते हैं, नर युग्मक उत्पादित करते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है ये छोटा सा, है ना, तो ये क्या है, नर युग्मक है। ये परागकण है, ये वर्तिकाग्र है, ठीक है। ये पराग नलिका है और ये अंडाशय है, ठीक है। इसके अंदर मादा युग्मक उपस्थित है। तो फ्रेंड्स, ये परागकण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं जो कि अंडाशय की अंड कोशिका में जाकर संयलित हो जाता है इस पराग नलिका के माध्यम से, और जनन कोशिकाओं के इस युग्मन या निषेचन से युग्मनज बनता है, जाइगोट बनता है, जिसमें नए पौधे में विकसित होने की क्षमता होती है, ठीक है। ये आप देख रहे हो यहाँ पर फ्रेंड्स, अंतः परागकणों को पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण की आवश्यकता होती है। यदि परागकणों का यह स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र में हो, यहाँ पर देखिए आप, परागकणों का स्थानांतरण क्या है, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर हो तो ये स्वपरागण कहलाता है। पर एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, पर परागण कहते हैं, ठीक है। तो एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक ये परागकण जो है उसका स्थानांतरण किन किन माध्यमों से हो सकता है, जल के माध्यम से, वायु के माध्यम से या कीटों के माध्यम से हो सकता है, ठीक है। फ्रेंड्स, परागकणों के जो वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद नर युग्मक को अंडाशय में मादा युग्मक तक पहुंचना होता है, ठीक है। इसके लिए परागकण से एक नलिका निकलती है और वर्तिका से होते हुए कहाँ तक पहुंचती है, बीजांड तक पहुंचती है, ओके। तो यहाँ पर निषेचन की क्रिया संपन्न होती है और निषेचन के बाद युग्मनज में बहुत से विभाजन होते हैं और बीजांड में भ्रूण विकसित होता है, ठीक है। तो बीजांड से एक जो है कठोर आवरण बन जाता है और यह बीज में बदल जाता है यहाँ पर, ठीक है। फिर अंडाशय जो है वो बहुत तेज़ी से वृद्धि करता है और परिपक्व होकर फल बनता है। तो इसके बाद क्या होता है, तो इसी समय क्या होता है, बाह्य दल और पंखुड़ी, पुंकेसर, वर्तिका और वर्तिकाग्र प्रायः मुरझाकर गिर जाते हैं। क्या आपने कभी ऐसे फूल को देखा है जिसमें फल के साथ ये सब भाग स्थायी रूप से जुड़े होते हैं? फ्रेंड, सोचिए बीजों के बनने से पौधों को क्या लाभ है। बीज में भावी पौधा या भ्रूण होता है जो उपयुक्त परिस्थिति में नवोद्भिद में विकसित हो जाता है और इसी प्रकरण को क्या कहा जाता है, अंकुरण कहा जाता है। देख रहे हो आप, एक बीज है तो यहाँ ये उसका बीज पत्र है और ये प्रांकुर और ये मूलांकुर, ये बीज में हमेशा स्थित होते हैं और जब उसको अनुकूल परिस्थिति मिलती है, नमी मिलती है ना, तो ये बीज जो है अंकुरित होकर नया पौधा बन जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 8.3 का 3, मानव में लैंगिक जनन। हमने पेड़ पौधों के बारे में भी जान लिया, अब हम मानव में जानेंगे कि इनमें लैंगिक जनन किस प्रकार होता है। फ्रेंड्स, मानव में लैंगिक जनन किस प्रकार से कार्य करता है, तो जब हम एक रूप से शुरू करते हैं कि
एक आयु के साथ साथ हमारे शरीर में कुछ परिवर्तन आता है ना। मतलब जब हम छोटे थे, बचपना था, फिर उसके बाद यौवनावस्था आती है। मतलब मान लो आप क्लास 10th तक की पहुँचते पहुँचते आपके शरीर में बहुत सारी चेंजेस आते हैं, जैसे कि आपकी लंबाई में वृद्धि होगी, भार बढ़ता है, हमारे दांत जो है वो गिर जाते हैं, दूध के दांत कहलाते थे और नए दांत निकल जाते हैं। तो इन सभी परिवर्तनों का एक सामान्य प्रक्रम है जो वृद्धि से जुड़ा हुआ है। इसमें शारीरिक वृद्धि होती है, ठीक है। और क्या क्या होता है, तो किशोरावस्था के शुरुआती वर्षों में कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसमें मात्र शरीर वृद्धि नहीं करता, जबकि हमारे मतलब हमें मानसिक परिवर्तन भी होते हैं और शारीरिक भी होते हैं। हमारा शरीर और मतलब बलवान होता है ना। शारीरिक अनुपात बदलता है, मतलब हाथ पैर हिष्ट पुष्ट हो जाते हैं और कुछ ऐसे लक्षण आते हैं और संवेदना भी आती है हमारे अंदर एक अलग प्रकार की, ठीक है। तो इनमें से कुछ परिवर्तन तो लड़के और लड़कियों में एक जैसे होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम देखते हैं कि शरीर के कुछ भागों में बाल आने लगते हैं और उनका रंग भी गहरा हो जाता है। पैर, हाथ और चेहरे पर भी जो महीन बाल आने लगते हैं। त्वचा अक्सर क्या हो जाती है, तैलीय हो जाती है, ऑयली स्किन हो जाती है और कभी कभी मुहासे भी निकल आते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। दूसरी ओर कुछ ऐसे भी परिवर्तन होते हैं जो लड़कों और लड़कियों में अलग अलग होते हैं। तो लड़कियों में क्या होता है, तो उनमें स्तनों के आकार में वृद्धि होने लगती है और इस समय उनमें रजोधर्म, मासिक धर्म बोलते हैं जिसको, वो शुरू हो जाता है। पीरियड्स बोलते हैं आजकल, मतलब रजोधर्म कहने में लोगों को शर्म आती है, ठीक है। तो लड़कों के चेहरे पर भी दाढ़ी मूछ निकल जाती है, उनकी आवाज़ भारी होने लगती है और साथ ही उनमें और भी बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा है यौनारंभ में शरीर में अनेक परिवर्तन आते हैं। उदाहरण के लिए लड़कियों में स्तन का विकास तथा लड़कों के चेहरे पर नए बालों का आना लैंगिक परिपक्वता के चिन्ह है, ठीक है। तो इस आयु में लैंगिक परिपक्वता क्यों दिखाई देती है, क्यों होती है, क्या ज़रूरत है हमको कि हम लैंगिक रूप से परिपक्व हों। तो फ्रेंड्स, हम जो बहुकोशिकीय जीव हैं उनमें विशिष्ट कार्यों को संपादित करने के लिए विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं की आवश्यकता होती है ना। लैंगिक जनन में भाग लेने के लिए जनन कोशिकाओं का उत्पादन इसी प्रकार का एक विशिष्ट कार्य है। हम देख चुके हैं कि पौधों में भी इस हेतु विशेष प्रकार की कोशिकाएं और ऊतक विकसित होती हैं, है ना। तो प्राणियों जैसे कि मानव में भी इस कार्य के लिए एक विशिष्ट प्रकार के ऊतक विकसित करते हैं। वैसे तो किसी व्यक्ति के शरीर में युवावस्था में आकार में वृद्धि होती है, पर शरीर में संभवतः मुख्यतः इस वृद्धि की प्राप्ति की ओर लगे रहते हैं और इस प्रक्रम में चलते जनन ऊतक में परिपक्वता इसकी मुख्य प्राथमिकता नहीं होती और जैसे जैसे शरीर की सामान्य वृद्धि दर धीमी होनी शुरू होती है, जनन ऊतक परिपक्व होना प्रारंभ करते हैं। कहने का मतलब है कि जब यौनावस्था आरंभ होती है तो शारीरिक वृद्धि तीव्रता से होती है, लेकिन इन कोशिकाओं में जो जनन कोशिकाएं हैं उनमें वृद्धि धीमी रहती है। लेकिन जैसे जैसे शारीरिक वृद्धि धीमी होती जाती है तो ये जनन ऊतक जो है वो परिपक्व होना शुरू करते हैं, ठीक है। किशोरावस्था की इस अवधि को प्यूबर्टी कहा जाता है, मतलब यौनारंभ कहा जाता है। और वो सभी परिवर्तन जिसके बारे में मैंने आपको बताया वो जनन प्रक्रम से किस प्रकार संबद्ध है, तो हम आगे जानेंगे। हमें याद रखना चाहिए कि लैंगिक जनन प्रणाली का अर्थ है कि दो भिन्न भिन्न व्यक्ति की जनन कोशिकाओं का परस्पर मिलना या संलयन होना, ठीक है। तो ये जनन कोशिकाओं के बाह्य मतलब बाहर मोचित होने के द्वारा हो सकता है, जैसे कि पुष्पी पौधे में होता है ना। परागकण बनते हैं और कहाँ जाते हैं, बनकर परागनली से होते हुए अंडाशय में जाते हैं। और जो दो जीव के परस्पर संबंध द्वारा जनन कोशिकाओं में आंतरिक स्थानांतरण द्वारा भी हो सकता है, जैसे कि प्राणियों में होता है ना। यदि जंतुओं को संगम के इस प्रक्रम में भाग लेना हो तो ये आवश्यक है कि दूसरे जीव उनकी लैंगिक परिपक्वता की पहचान कर सके,
है ना। पेड़ पौधों में ऐसे नहीं होता, लेकिन हम मनुष्य हैं या मनुष्य के साथ साथ जो दूसरे जीव हैं उनमें भी ये लैंगिक परिपक्वता की पहचान होनी आवश्यक है। ठीक है, तो जैसे ही यौनारंभ होता है ना, तो उस अवधि में बहुत सारे परिवर्तन, जैसे कि मैंने बताया कि बालों के नवीन पैटर्न, है ना, नया पैटर्न उगने लगता है। तो इस बात का संकेत है कि मनुष्य में या किसी में भी लैंगिक परिपक्वता आ रही है। दूसरी ओर दो व्यक्तियों के बीच में जनन कोशिकाओं में, मतलब वास्तविक स्थानांतरण के लिए जो विशिष्ट अंग है उसकी संरचना जो है उसकी भी आवश्यकता होती है ना। ठीक है, जैसे कि स्तनधारियों, जैसे कि मानव में शिशु जो है माँ के शरीर में लंबी अवधि तक गर्भावस्था में रहता है और जन्म के बाद स्तनपान करता है। तो इन सभी स्थितियों के लिए मादा के जननांगों और स्तन का परिपक्व विकास होना जरूरी है। तो चलिए इसके बारे में और डिटेल में जानते हैं। 8.3 का 3 और उसके अंदर है ए। ठीक है, तो इसमें है नर जनन तंत्र। अब हम नर जनन तंत्र के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो फ्रेंड्स, जनन कोशिका उत्पादित करने वाले अंग एवं जनन कोशिकाओं को निषेचन के स्थान तक पहुंचाने वाले अंग संयुक्त रूप से नर जनन तंत्र कहलाते हैं। ठीक है, तो नर जनन कोशिका या शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? वृष्ण में होता है, टेस्टिस में होता है। ठीक है, और यह मैं आपको डायग्राम बना के दिखाती हूँ जो बना हुआ है, फिर इससे हम समझते हैं। ये क्या है? मानव का नर जनन तंत्र। तो फ्रेंड्स, मैंने क्या कहा, ये उदर गुहा के बाहर वृष्ण कोश में स्थित होता है। ये जो देख रहे हो आप, यही वृष्ण कोश है और ये वृष्ण है। ठीक है, तो इसका ये जो वृष्ण कोश है वो शरीर के बाहर स्थित होता है। क्यों होता है? तो इसका कारण ये है कि शुक्राणु उत्पादन के लिए जो आवश्यक टेम्परेचर है शरीर के टेम्परेचर से कम होना चाहिए। ठीक है, शरीर का टेम्परेचर जो है वो स्पर्म के लिए उपयुक्त नहीं है, इसीलिए ये जो वृष्ण है वो बाहर लटका हुआ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का उत्पादन भी यहीं पर होता है। ओके, तो शुक्राणु उत्पादन के नियंत्रण के अलावा टेस्टोस्टेरोन जो है वो लड़कों में यौनारंभ के लक्षणों का भी नियंत्रण करता है। ठीक है, तो जो उत्पादित शुक्राणु है उनका मोचन है वो कहाँ पर से होता है? तो ये आप देख रहे हो, ये शुक्रवाहिनी, तो ये एक नली के समान संरचना है जिसको शुक्रवाहिका बोलते हैं। तो ये शुक्रवाहिकाएं जो है मूत्राशय से आने वाली नली से जुड़कर एक संयुक्त नली बनाती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये कहाँ से जुड़ा हुआ है? मूत्राशय से, तो ये यहाँ से आता हुआ। ठीक है, तो ये मूत्र मार्ग मतलब यूरेथ्रा, यहाँ पर ये जो छिद्र होता है उसको यूरेथ्रा बोला जाता है। तो यही वो मार्ग है जहाँ पर शुक्राणु और मूत्र दोनों के प्रवाह के साथ आगे बढ़ते हैं। मतलब यहीं से शुक्राणु और मूत्र दोनों विसर्जित किया जाता है। ठीक है, प्रोस्टेट, यहाँ पर आप देख रहे हो प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं जिसको। तो ये शुक्राशय, प्रोस्टेट और शुक्राशय अपने स्त्राव को शुक्रवाहिनी में डालते हैं। यहाँ से जो भी सिक्रेशन होगा वो ये शुक्रवाहिनी से होता हुआ यहाँ पर आएगा। ठीक है, जिससे शुक्राणु एक तरल माध्यम में आ जाते हैं, उनको एक तरल माध्यम मिल जाता है। ठीक है, इसके कारण इसका स्थानांतरण जो है सरलता से हो सकता है और साथ ही यह स्राव उन्हें पोषण भी प्रदान करता है। तो शुक्राणु सूक्ष्म संरचनाएं, बहुत छोटी छोटी संरचनाएं जिसको हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते। ओके, तो ये जो संरचनाएं इसमें मुख्यतः अनुवांशिक पदार्थ होते हैं और एक लंबी पूंछ होती है जो उन्हें मादा जनन कोशिका की ओर तैरने में सहायता करती है। स्पर्म का जो डायग्राम मैंने आपको समझाया था उसमें याद कीजिए कि उसमें एक पूंछ होती है जो उसको तैरने के लिए सहायता करती है। ठीक है, चलिए
यहाँ पीछे देखते हैं एक बार और। मानव में नर जनन तंत्र में वृष्ण, शुक्राणु वाहिनी, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, मूत्र मार्ग तथा शिश्न होते हैं। वृष्ण शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। ओके, समझ लिया हमने। चलिए अब आगे देखते हैं 8.3 का 3। फिर उसके अंदर है बी, मादा जनन तंत्र। हमने नर जनन तंत्र के बारे में पढ़ा, अब मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़ लेते हैं। फ्रेंड्स, मानव में मादा जनन तंत्र में अंडाशय, डिंब वाहिनी, गर्भाशय तथा योनि पाए जाते हैं। डायग्राम में देखिए, ये मादा जनन तंत्र का चित्र है। ठीक है फ्रेंड्स, मादा जनन कोशिकाओं या अंड कोशिका का निर्माण अंडाशय में होता है। ये आप जो संरचना पिंक कलर की देख रहे हो, यही अंडाशय है। ठीक है, ये अंडवाहिका है जिसको फिलोपियन ट्यूब कहा जाता है। ये गर्भाशय, ये ग्रीवा और ये योनि। योनि मतलब वेजिना, सिविक्स और यूट्रस। ठीक है, तो फ्रेंड्स वो कुछ हार्मोन्स भी उत्पादित करते हैं। कौन? ये अंडाशय। अंडाशय के द्वारा हार्मोन्स भी उत्सर्जित होते हैं। ठीक है, तो लड़की के जन्म के समय ही उसके अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंडे होते हैं। ओके, कहाँ पर? इस अंडाशय में। और यौनारंभ में इसमें से कुछ, प्यूबर्टी के समय इनमें से कुछ परिपक्व होने लगते हैं। और दोनों अंडाशयों में से एक अंडाशय के द्वारा हर माह एक अंडा जो है वो परिपक्व होता है। ठीक है, तो ये फिर इस यहाँ से फिलोपियन ट्यूब से होते हुए जो अंडा जो है वो परिपक्व होकर हर महीने फिलोपियन ट्यूब में आता है और ये अंड कोशिका गर्भाशय तक ले जाने का काम करता है। फिर ये दोनों जो अंडवाहिकाएं जो हैं, जो फिलोपियन ट्यूब हैं, वो दोनों मिलकर एक बहुत ही लचीली थैले के समान संरचना का निर्माण करती हैं, जिसे गर्भाशय कहते हैं। ठीक है, और ये गर्भाशय जो है वो गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलती हैं। ओके फ्रेंड्स, फिर मैथुन के समय शुक्राणु जो है वो योनि मार्ग में स्थापित हो जाता है और जहाँ से ये फिर ऊपर की ओर आगे बढ़ता है और कहाँ पहुँचता है? ये अंडवाहिका की ओर पहुँच जाता है, जहाँ पर फिर अंड कोशिका से वो मिल सके। इसीलिए क्या करता है, जो स्पर्म होता है वो यहाँ से होता हुआ फिलोपियन ट्यूब की ओर आगे बढ़ता है। ठीक है, तो निषेचन के बाद जो निषेचित अंड है या जो युग्मनज है वो गर्भाशय में स्थापित हो जाता है। यहाँ पर ही फिलोपियन ट्यूब में ही क्या होता है? निषेचन होता है। फिर निषेचन के बाद जो अंड कोशिका है वो आगे बढ़कर ये गर्भाशय में स्थापित हो जाता है। ये कहीं पर भी एक जगह स्थापित हो जाता है। ठीक है, और यहीं पर उसका विभाजन होता है। फ्रेंड्स, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि माँ का शरीर गर्भधारण और उसके विकास के लिए विशेष रूप से अनुकूलित होता है। मतलब गर्भाशय प्रत्येक माँ भ्रूण को ग्रहण करने और उसको जो उसकी पोषण के लिए तैयारी करता है और इसकी जो भीतरी परत जो है वो मोटी हो जाती है। ठीक है, और भ्रूण के पोषण के लिए इसमें रुधिर का प्रवाह जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है, आपको पता है। तो इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसको प्लेसेंटा कहते हैं और यह एक डिस्क के समान तस्तरीनुमा संरचना होती है जो गर्भाशय की भित्ति में धंसी रहती है, यहीं पर चिपका हुआ होता है। तो इसमें भ्रूण की ओर से जो मतलब ऊतक की ओर उसके जो प्रवर्ध होते हैं वो जुड़े होते हैं। तो माँ के ऊतकों में जो उसका जो रक्त होता है वो इस जो बालक या जो शिशु होता है गर्भ में, उससे किसके द्वारा जुड़ा होता है? प्लेसेंटा के द्वारा जुड़ा होता है। और यह माँ के भ्रूण को ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जो भी अन्य पदार्थ हैं उसको पहुँचाता है। ठीक है, तो जो विकासशील जो भ्रूण है ना, उसके द्वारा कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी छोड़े जाते हैं जिसका निपटान जो है वो प्लेसेंटा के माध्यम से ही माँ के रुधिर में कर दिया जाता है, माँ के ब्लड में चला जाता है। तो माँ के शरीर में गर्भ को विकसित होने में लगभग 9 मास का समय लगता है, 9 महीने का समय लगता है। ठीक है, इसके बाद फिर गर्भाशय में पेशियों के एक
विशेष तरह के संकुचन के द्वारा शिशु का जन्म होता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब आगे देखते हैं 8.3 का 3 और इसके अंदर सी। क्या होता है जब अंड का निषेचन नहीं होता? फ्रेंड्स, अंड का निषेचन होता है तब तो शिशु का निर्माण होता है गर्भाशय के अंदर, और उस स्थिति में जब अंड का निषेचन नहीं हो रहा है तब क्या होता है? तो हम देख चुके हैं कि लैंगिक परिपक्वता एक क्रमिक प्रक्रम है, और यह उस समय होता है जब शारीरिक वृद्धि भी होती रहती है, और ये किसी सीमा तक लैंगिक परिपक्वता का अर्थ ये नहीं है कि शरीर या मस्तिष्क जो है जनन क्रिया और गर्भधारण के लिए योग्य हो गए हैं। हम ये निर्णय किस प्रकार ले सकते हैं कि शरीर और मस्तिष्क इस मुख्य उत्तरदायित्व के लिए योग्य हो गया है। मतलब ऐसे नहीं है कि बच्चा 13 साल का हुआ, लड़का जो है 14 साल की लड़की हुई, तो वो दोनों जनन करने के लिए परिपक्व हो गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जनन कर सकते हैं, है ना। तो उनको मानसिक रूप से भी सक्षम होना चाहिए। तो इसी के लिए नाम से विवाह की एक निश्चित आयु तय की गई है। तो फ्रेंड्स, इस विषय पर हम सभी किसी न किसी प्रकार का हमें दबाव रहता है। तो इस क्रिया के लिए हमारे परिवार का भी दबाव रहता है ना। विवाह और संतानोत्पत्ति के लिए पारिवारिक दबाव काफ़ी हद तक होता है, और संतानोत्पत्ति से बचकर रहने का एक सरकारी तंत्र भी है, मतलब सिस्टम है, जो बहुत सारी सुविधाएं आजकल देने लगे। ऐसी अवस्था में कोई निर्णय लेने जो है काफ़ी मुश्किल हो सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, यौन क्रियाओं के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में हम पहले भी जान चुके हैं, है ना। क्लास 9 में हम पढ़ चुके हैं कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को रोगों का संचरण अनेक प्रकार से हो सकता है, क्योंकि यौन क्रिया में शारीरिक संबंध स्थापित होते हैं, और इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है कि अनेक रोगों का लैंगिक संचरण भी हो सकता है। इसमें जीवाणु जनित जैसे गोनोरिया, सिफिलिस के वायरस जो है संक्रमण, जैसे कि मस्सा या HIV एड्स इसी में शामिल है ना। लैंगिक क्रियाओं के दौरान क्या इन रोगों के संचरण का निरोध भी संभव है? तो फ्रेंड्स, इसके लिए बहुत सारे उपकरण उपस्थित हैं जिनका यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, जो कि कुछ सीमा तक निरोध को संभव बना देता है। ठीक है, अंड कोशिका का निषेचन नहीं होता है तो ऋतुस्राव प्रारंभ हो जाता है, जो कि लगभग 2 से 8 दिनों की होती है। फ्रेंड्स, गर्भ निरोधन या गर्भरोधी तरीके अनेक प्रकार के हो सकते हैं। एक तरीका इसमें है अवरोध का है, जिसमें शुक्राणु अंड कोशिका तक न पहुंच सके, या फिर जो शिश्न है उसको ढकने वाले कंडोम या फिर योनि में रखने वाली बहुत सी युक्तियों का उपयोग किया जा सकता है। दूसरा तरीका शरीर में हार्मोनल संतुलन को परिवर्तित करके, जिसमें अंड का मोचन नहीं होता या फिर निषेचन नहीं हो सकता, या ऐसी कुछ दवाएं हैं सामान्यतः गोली के रूप में ली जाती हैं, पर ये हार्मोन संतुलन को परिवर्तित कर सकती हैं, बिगाड़ सकती हैं, और उनमें कुछ विपरीत प्रभाव भी हो सकते हैं। ठीक है, तो गर्भधारण को रोकने के लिए कुछ और भी युक्तियां, जैसे कि लूप या कॉपर टी बोला जाता है, को गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है। पर गर्भाशय में उत्तेजन से भी कुछ विपरीत प्रभाव हो सकते हैं। यदि पुरुष की शुक्रवाहिकाओं को काट दिया जाए, या मतलब सिजेरियन कुछ छोटा सा ऑपरेशन होता है जिसको कर दिया जाए, तो शुक्राणुओं का स्थानांतरण जो है वो रुक जाता है। यदि स्त्री की अंडवाहिनी या फिलोपियन नलिका को सिजेरियन कर दिया जाए, ऑपरेशन कर दिया जाए, तो जो अंड है, डिंब है, वो गर्भाशय तक नहीं पहुंच सकेगा। दोनों ही अवस्थाओं में निषेचन नहीं हो पाएगा, है ना। फिर भी इसके एक और उपाय है शल्य क्रिया। ठीक है, ये शल्य क्रिया तो उसी में आ गया। तो शल्य क्रिया जो तकनीक है, इसके द्वारा बहुत सारे जो डिफ़िकल्टीज आ सकती है। यद्यपि शल्य क्रिया तकनीक भविष्य के लिए बहुत ही सुरक्षित है, फिर भी जो असावधानी पूर्वक की गई जो शल्य क्रिया, उससे संक्रमण और दूसरी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, है ना। शल्य क्रिया के द्वारा अनचाहे गर्भ को हटाया भी जा सकता है। इस तकनीक का कुछ लोग दुरुपयोग भी कर रहे हैं, है ना। किसी विशेष लिंग का बच्चा नहीं चाहते हैं तो उसको हटाने के लिए इसका यूज़ कर रहे हैं, जो कि गैर कानूनी है ना। तो ये काम ज़्यादातर मादा गर्भ को ख़त्म करने के लिए, मतलब गर्भ में अगर लड़की है तो उसको खत्म करने के लिए, गर्भपात करने के लिए इन सब का उपयोग किया जाता है।
ठीक है। तो ये स्वस्थ समाज के लिए मादा नर जो लिंग अनुपात है उसको बनाए रखना बहुत जरूरी है। तो फिर भी हमारे देश में भ्रूण लिंग निर्धारण एक कानूनी अपराध है और हमारे समाज में कुछ इकाइयों में मादा भ्रूण की मतलब बहुत निर्मम हत्या के कारण हमारे देश में शिशु लिंग अनुपात में बहुत तेजी से गिरावट आई है, जो कि बहुत बड़ी चिंता का विषय है। ठीक है, हमने पहले देखा कि जनन एक ऐसा प्रक्रम है जिसके द्वारा जीव अपनी समष्टि की वृद्धि करते हैं और एक समष्टि में जन्म दर और मृत्यु दर इसके आकार का निर्धारण करते हैं। ठीक है, जनसंख्या का जो इतना विशाल आकार आप देख रहे हो, ये सब चिंता का विषय है। और इसका मुख्य कारण क्या है? तो ये है कि ये जो बढ़ती हुई जनसंख्या है, इसके कारण प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में सुधार लाना बहुत दुष्कर कार्य हो चुका है ना। यदि सामाजिक असमानता हमारे समाज के निम्न जीवन स्तर के लिए उत्तरदायी है, तो जनसंख्या के आधार मतलब आकार का महत्व इसके लिए बहुत ही कम हो जाता है। ठीक है, यदि हम अपने आसपास देखें तो क्या आप अपने जीवन के निम्न स्तर के उत्तरदायी सबसे महत्वपूर्ण कारण की पहचान कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स, जनसंख्या वृद्धि बहुत सारी समस्याओं की जड़ है। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने ये अभी जो बताया वो 8.3 का 3D जनन स्वास्थ्य से संबंधित था, जो गर्भ निरोधन वगैरह के बारे में मैंने बताया। क्या होता है जब अंड का निषेचन नहीं होता है, तो ये मैं बताना भूल गई हूँ, तो एक लाइन में इसको बता देती हूँ। यदि अंड कोशिका का निषेचन नहीं होता है तो लगभग ये जो अंड कोशिका है वो 1 दिन तक जीवित रहती है, क्योंकि अंडाशय प्रत्येक माह एक अंड का मोचन करता है और निषेचित अंड की अगर गर्भाशय में प्रतिरोपित हो जाता है तो गर्भाशय जो है हर माह इसकी तैयारी करता है और इसकी मतलब जो अंतःभित्ति है ना, गर्भाशय की जो दीवार है वो मांसल और स्पंजी हो जाती है और यह अंड के निषेचन होने की अवस्था में इसके पोषण के लिए बहुत आवश्यक है ना। पर निषेचन न होने की अवस्था में इस परत में मतलब इस परत की आवश्यकता ही नहीं रहती और इसीलिए ये परत जो है धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रुधिर और म्यूकस के रूप में निकलने लगता है और इसी चक्र के लगभग इस चक्र को चलने में 28 दिन या 1 माह का समय लगता है और इसे ही ऋतुस्राव या रजोधर्म कहते हैं। ठीक है, और इसकी अवधि कितनी होती है? तो इसकी अवधि 2 से 8 दिन की होती है। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। अब कल से नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट किया कीजिए, मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।